अब हम लोग वर्ल्ड का हम लोग का पूरा खत्म हो गया है। अब हम लोग जो यहाँ से ये करेंगे तो अब हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे वो इंडिया से रिलेटेड होगा। तो इंडिया जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि काफ़ी इंडिया इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंडिया का जो अंडर में बहुत सारे जो आप देखेंगे करंट अफेयर्स में एक्टिविटीज़ है, ख़ास करके जो गवर्नमेंट है, वो एनवायरनमेंट को या इसको काफ़ी मतलब उसको कम इम्पैक्ट उसको उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रही है, उसका महत्व उतना नहीं दे रही है। जिसको लेकर के बहुत सारे नेशनल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो या फिर रामसर साइट्स हो, वो न्यूज़ में थे। तो चलिए हम पहले सबसे पहले आप लोगों को शेयर करते हैं। शेयर हो गया है? आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो? हेलो? अनम्यूट करके बोल यस सकते सर दिख रहा है। हैं? ओके। तो ये नेशनल पार्क है जैसा कि मैंने बताया ए सेक्शन वर्ल्ड था और बी सेक्शन में इंडिया मैप रखा है हमने। नेशनल पार्क होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, रामसर साइट्स होगा, इसको हम लोग करेंगे। तो इसका जो है चूंकि मैंने जो बनाया है तो हमारा ये कोशिश है इसमें जैसे मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था कि कोशिश हमारी ये होगी कि एक भी क्वेश्चन इससे आपका यूपीएससी से मिस नहीं हो। इसलिए थोड़ा सा इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है और इसीलिए इसको हमने दो पार्ट में बनाया है, पार्ट वन पार्ट टू। तो अगर एक दो दिन एक्स्ट्रा क्लास हो जाता है तो आप लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं है? हेलो? हेलो? हाँ सर हाँ। ठीक। तो इसको हम लोग फर्स्ट पार्ट में दिया है। फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हम लोग नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट देखेंगे जिसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगा, रामसर साइट्स होगा। क्योंकि अगर हम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो इसको हम लोगों को समझना भी बहुत जरूरी है कि नेशनल पार्क किसको कहते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, आपको नेशनल रिजर्व क्या होता है, ये सारी चीजें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे। तो न्यूज में देखेंगे इंडिया काफी रहा है, मतलब फोकस रहा है, खास करके आप देखेंगे ये कलर आप ठीक लग रहा है, दिखाई दे रहा है ना कलर, ये अगर इससे हम मार्क करेंगे तो। हेलो? चलिए। हाँ तो अब हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ना कि जो नेशनल पार्क्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ेंगे, रामसर साइट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें खास करके रामसर साइट देखना क्या होता है कि न्यू क्या है इसमें, और जैसा कि अभी नया बिहार में जुड़ा, तमिलनाडु में जुड़ा है, उसके बारे में देखेंगे कि क्या क्या है। उसी तरह से कुछ नेशनल पार्क जैसे कान्हा नेशनल पार्क और आप देखेंगे भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारी चीजें न्यूज में था। तो क्यों था न्यूज में और क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसके लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ चीजों को बहुत क्लियर करना पड़ेगा कि नेशनल पार्क क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है इसके बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है और नेशनल रिजर्व क्या होता है। आप लोग को पता है इसके बारे में कुछ? बताइए। हेलो? हेलो? बताइए कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है बता सकते हैं? कभी कभी आपने देखा होगा कि ये सरकार ने इसको अपग्रेड करके नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया, न्यूज में आप लोग करंट अफेयर्स में पढ़ते ही होंगे। तो क्या फर्क होता है दोनों में, व्हाट इज द डिफरेंस सर बिटवीन द। नेचुरल हाँ, नेशनल पार्क में कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं मतलब और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें भी तो नहीं है, उसमें भी तो उतना ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है। फर्क ये होता है कि नेशनल पार्क में बिल्कुल आपने सही कहा कि ह्यूमन इंटरवेंशन को लगभग रिस्ट्रिक्ट या खत्म कर दिया जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या है कि आप परमिशन लेके कुछ कर सकते हैं, यानी रिसर्च कर सकते हैं, सर्टेन चीज कर सकते हैं। तो इसीलिए ये सारी चीजें, उसी तरह से नेशनल रिजर्व यानी आप समझिए कि ये हो गया नेशनल पार्क और ये हो गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसके बीच का जो टर्म है वो आपको नेशनल रिजर्व होता है, ये इधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है। तो नेशनल रिजर्व, तो तीनों को हम लोग बाजाबता के तौर पे डिफिनेशन के साथ देखेंगे ताकि आगे सारा कंफ्यूजन हमको लगता है इस लेक्चर के बाद आप लोगों को दूर हो जाएगा कि क्या होता है नेशनल पार्क। तो सबसे पहले इनको समझना बहुत जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जब यूपीएससी स्टैंडर्ड में आप तैयारी करते हैं, देखिए स्टेट पीसीएस हो या एसएससी वाला एग्जाम होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें सिर्फ आपको रटना पड़ता है कि कौन कौन सा पार्क कहाँ है किस स्टेट में, बस। आपको ये नहीं समझना कि नेशनल पार्क में क्या डिफरेंसेस है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है, नेशनल रिजर्व क्या होता है। लेकिन यहाँ आप क्योंकि
इसको जो मतलब इसमें जो बायोडायवर्सिटी होता है या जो भी कंजर्वेशन होता है उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है सबका अलग अलग और यूनिक रेगुलेशन भी होता है, यानी रेगुलेशन भी जो यूनिक यूनिक होता है, खास करके ह्यूमन एक्टिविटी को किस तरह से गवर्न किया जाए इसको लेकर के काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेशनल पार्क। हाँ रेहान बोलिए। सर मेरा ना नेट रीस्टार्ट हो गया और एक्चुअली मैं एक और पार्टिसिपेंट है उनका भी, तो आप 2 मिनट रुकिएगा, मतलब 1 मिनट के बाद आप फिर अच्छा ठीक है शुरू ठीक है। कर दें। ओके। रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना, अच्छा तो अच्छा इसलिए ठीक है। मतलब पहले भी जो आपने पढ़ा है वो भी मतलब वो कट गया था बीच में हमारा। अच्छा कोई तो बात नहीं जस्ट 1 मिनट सर। हाँ कोई बात नहीं है, 2 मिनट हम दे देते हैं आपको, 2 मिनट में जी आप लोग जी उसको सर। रीस्टार्ट करिए, ठीक है। ओके। जी सर। जी सर। चलिए 2 मिनट में देते हैं। 2 मिनट में जी अदर सर। जो स्टूडेंट है जिनको कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो वो पूछ सकते जी सर। थैंक यू सर। हैं। ओके वेलकम। सर आप एक तो मुझे बता सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क और इन हाँ तीनों में मतलब मेजर डिफरेंस क्या था, मतलब क्या होती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही अभी मैं आप लोगों को कहने वाला हूँ कि नेशनल पार्क और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें क्या क्या मेजर डिफरेंस है, यानी जो प्राइमरी क्राइटेरिया है, यानी जो प्राइमरी मापदंड जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं वो नेशनल पार्क के लिए क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए क्या है, और दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है उसको भी हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे लीजिए, अभी हम बताएंगे आपको। नेशनल पार्क जो है वो पूरी तरह से जो स्पेसीज है, कई स्पेसीज उसके अंदर होती हैं, उसको आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। हाँ उसको प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट के साथ साथ उसमें क्या होता है कि जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसको सबको ले लेते हैं समझा दें। 1 मिनट का वही नहीं, तो चलिए 2 मिनट में यही मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो और खास करके उसमें क्या है कि नेशनल पार्क में आप एजुकेशनल पर्पज से जा सकते हैं, जैसे और टूरिस्ट को भी अलाउ नेशनल पार्क में, यानी नेशनल पार्क में आप सफारी कर सकते हैं, घूम सकते हैं, सकते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी उसमें आपको परमिशन लेके तब जाके रिसर्च करना पड़ता है। तो चलिए एक एक करके पॉइंट वाइज देखते हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को ये क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले नेशनल पार्क आर डिजाइनेटेड एज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये सारा रूल रेगुलेशन होता है जो नेशनल गवर्नमेंट होता है उसके हिस्से होता है, यानी सिग्निफिकेंट नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना यानी प्रोटेक्ट करना होता है। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो इंक्लूड है, वो 3-4 है। नंबर 1 बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी पहला ये होता है कि बायोडायवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, यानी उसके अंदर जितने भी फ्लोरा एंड फाउना है उन सबको, यानी कि जो जीव जंतु है सबको प्रिजर्व किया जाए। ये और खास करके इससे जो है सो एनिमल का एक्सटिंक्शन भी और स्पीशीज का रुके। दूसरा चीज जो है इकोसिस्टम प्रोटेक्शन, एक तो आपने स्पीशीज को किया, दूसरा जो इकोसिस्टम प्रोटेक्शन है वो भी करना है। जैसे कि अभी आप देखेंगे जो भी अर्बन एरिया में फॉरेस्ट था उसका इकोसिस्टम तबाह हो गया, क्यों? क्योंकि आज से 50 साल पहले आप जाइए वहां तो वहां फर्स्ट क्लास झील हुआ करता था। अब क्या किया, बिल्डर सब आया और सारे झील को भर दिया, उसको बड़े बड़े बिल्डिंग खड़ा कर, इकोसिस्टम खराब हो गया, खत्म हो गया। तो इस तरह से जो अगर नेशनल पार्क है तो वहां आप इस तरह के इकोसिस्टम को ही प्रोटेक्ट करेंगे। और इसीलिए आज जो हम तकरीबन 10 नेशनल पार्क का जिक्र करेंगे या जिससे हम डिस्कस करेंगे, उसमें कई ऐसे नेशनल पार्क है जिसमें जबरदस्ती सरकार घुस रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद भी, ग्रीन ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के बावजूद भी। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आपको समझना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट हो गया बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना होगा, दूसरा हो गया आपको इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन इंटरवेंशन। तो ह्यूमन इंटरवेंशन की अगर हम बात करें, ह्यूमन एक्टिविटी का रिस्ट्रिक्शन, तो ये जैसे कि ह्यूमन में क्या होता है कि नॉर्मल आप उसमें ग्रेजिंग होता है, लोग घर बना लेते हैं, या जो भी रिसोर्स एक्सट्रैक्शन, आप मान लिया उसके अंदर कुछ रिसोर्स निकल गया, टिम्बर वगैरह। हाँ टिम्बर वगैरह, तो इसको स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है नेशनल पार्क के अंदर, यानी अनलेस स्पेसिफिकली जब तक कि उसको सरकार अपने अथॉरिटी से ऑर्डर देके वहां से साइन करके नहीं भेजे तब तक के लिए, और सरकार भेज भी दे तब भी आप जो भी इन्वायरमेंटलिस्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, ग्रीन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर सकते हैं, तो ये रुक सकता है, ह्यूमन को काफी रिस्ट्रिक्ट किया गया। तीसरा चीज, चौथा चीज जो है वो है एजुकेशनल रूल, यानी नेशनल पार्क में आपको एजुकेशनल हब के तौर पर होगा, यानी कि आप काफी इसमें जाके जो बायोडायवर्सिटी का इंपॉर्टेंस है ये सारी चीजें बताई जाएगी, और कभी कभी इस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटीज के
टूर वगैरह भी इसमें होता है। तो ये हो गया आपको मोटे तौर पे नेशनल पार्क। और जैसा कि हम देखते हैं कि 2023 या 2023 तक के आंकड़े थे, डेटा थे। उस डेटा के मुताबिक आपको 106 नेशनल पार्क अभी इंडिया में है टोटल। ठीक है, बस इतना ही जानना है। वो हमने स्क्वायर किलोमीटर और वो नहीं जानना है आपको। शुरू में ही मैंने बताया था जो मेजर चीज है वो जानना है कि कितना है। अब ये 106 है तो इसका मतलब नहीं है कि 106 को आपको रखना है। जो न्यूज में है, अगर टॉप 10 न्यूज में कोई आ रहा है उसको आपको देखना है कौन से नेशनल पार्क। आगे हम लोग देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होता है वो थोड़ा डिफर होता है, यानी कि इसको ऑल्सो नेचर रिजर्व भी कहा जाता है। नेशनल नहीं, नेचर रिजर्व यानी नेचर। इसमें क्या होता है, और दूसरा मतलब एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी इसको हम लोग बोलते हैं, नेचर रिजर्व भी बोलते हैं, और वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज भी बोलते हैं। अब रिफ्यूज क्या होता है, नॉर्मल सुना होगा आप लोगों ने, रिफ्यूजी। रिफ्यूजी सुना होगा टर्म यस। आप लोगों ने, रिफ्यूज हो गया। यस। अब क्या होता है कि आप एक जगह रह रहे हैं, वहां से आपके सारे दुश्मन चारों तरफ से हो गए। आपको ऐसा लगा कि अब अगर हम यहाँ रहे इस जगह पे तो हमको मार दिया जाएगा या हम खत्म हो जाएंगे, तो आप वहां से भाग जाते सुटेबल हैं। हैबिटेट में। हाँ, तो आप चले जाते हैं फिर से टेबल में। तो वो रिफ्यूज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्राइमरी फोकस जो होता है मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का, इंडेंजर्ड स्पीसीज और उसके हैबिटेट को बचाना। और इसका जो, जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया, इसके क्या क्या मेन पॉइंट है, क्राइटेरिया है, और ये अक्सर यूपीएससी में पूछा जाता है। व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, या की क्राइटेरिया 1 2 3 दे देगा, विच ऑफ द एबव इज करेक्ट। इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। अब इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। और बच्चे लोग क्या होते हैं जो एसएससी टाइप से तैयारी करते हैं, वो 50 या 100 चले गए, मतलब 106 से 50 नेशनल पार्क रट के चले गए, पल्ला पल्ला वो पूछा ही नहीं पूछा, इस तरह का क्वेश्चन। तो वहां तो वैसे ही वो खत्म हो गया। इसीलिए यूपीएससी जो होता है उसके स्ट्रेटेजी थोड़ी डिफरेंट होती है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो सबसे पहला काम इसका होता है इंडेंजर्ड स्पीसीज को प्रोटेक्ट करना। किस चीज से? एक्सटिंक्शन से। यानी अक्सर जो होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड या उसको एक्सटिंक्ट होने का रिस्क होता है, उसको इसमें प्रोटेक्ट किया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें होता है लिमिटेड ह्यूमन इंटरेक्शन। लिमिटेड होता है, यानी लिमिटेड जो होता है, सम ह्यूमन एक्टिविटी में बी परमिटेड। और परमिटेड क्यों किया जाएगा? रिसर्च कोई करना चाह रहा हो, एजुकेशनल और रिसर्च पर्पसेस। और हंटिंग एंड पोचिंग जो होता है वो पूरी तरह से आपको पूरी तरह से 100% उसमें आप शिकार नहीं खेल सकते हैं, और उसमें किसी भी तरह का आप मतलब एक्टिविटी जानवर को या कोई भी चीज को आप मार नहीं सकते। ह्यूमन एक्टिविटी जनरली मोर रिस्ट्रिक्टेड देन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क जो होता है उसमें तो थोड़ा आप घूम फिर भी सकते हैं, एजुकेशनल हब के तौर पे बहुत सारे लोग जा सकते हैं, उतनी ज्यादा ये नहीं है। लेकिन इसमें उससे भी ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इंसान को आप अंदर नहीं घुसने दे सकते। तो ये होता है आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे हम देखेंगे इसी में। तो इसी में और चीज जो है वो पॉइंट याद करें, इसमें मेन फोकस किया जाता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कंजर्वेशन का। अभी क्या होता है, नेशनल पार्क जो होता है उसमें आप जाते हैं घूमने के लिए। अभी आया है काजीरंगा नेशनल पार्क का आया था, अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। तो उसमें इस बार सबसे ज्यादा टूरिस्ट आए थे, बहुत सारे पैसे आए थे। तो उसमें मेन फोकस होता है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन तो हो ही, सबको प्रोटेक्ट करें ही, और उसके साथ साथ टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करें, इको टूरिज्म को बढ़ावा दें, जिससे पैसा भी आए, आमदनी भी आए। लेकिन इसमें क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मेन फोकस होता है कंजर्वेशन का। और किस तरह का? यानी स्पेसिफिक एनिमल का। जैसे कि सपोज कीजिए कि अगर कोई घड़ियाल है या टाइगर है, टाइगर रिजर्व जिस तरह से, तो स्पेसिफिक सर्टेन स्पीसीज के पॉपुलेशन को ही फोकस किया जाता है, सबको नहीं फोकस किया जाता है, ताकि वो अपना नेचुरल इन्वायरमेंट में जिंदा रह सके। उसी तरह से देखेंगे इंडिया में टोटल जो है 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और ये तो हमने शुरू में ही बताया कि इसको कोई ये करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वो हम दे दिए। आगे चलते हैं हम। अब तीसरा चीज है नेशनल रिजर्व। अब नेशनल रिजर्व क्या होता है, ये बेसिकली आप देखेंगे रेफर एज डिजाइनेटेड एज स्पेसिफिक स्पीसीज और इकोसिस्टम। ये रिजर्व कर दिया जाता है स्पेसिफिक स्पीसीज और इकोसिस्टम। जैसे कि सपोज कीजिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को आपने किया, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपने पूरा मतलब कि कोई एक का ये मतलब जो जानवर है या जो भी स्पीसीज है उसको आपने एक स्पीसीज पे फोकस किया, और यहाँ भी एक स्पीसीज पे, लेकिन इसका जो पूरा सिस्टम है उसको भी बचाना है, यानी स्पीसीज प्लस इकोसिस्टम दोनों होता है। लेकिन ये
कोई जरूरी नहीं है कि जो यहाँ आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क है, दोनों के बीच में किसी भी तरह से हो सकता है। ये वेरी करता है डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट अपना कुछ भी इसमें इस तरह से कर सकता है। ये कॉन्स्टेंट वेरी करता है, यानी ये कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं, जिस तरह से नेशनल पार्क और उसमें हम लोगों ने देखा उस तरह से कोई खास इसका क्राइटेरिया नहीं है। आप इसको कह सकते हैं कि ये बेसिक जो है तो हैबिटेट, जैसे कि मैंने बताया कि पार्टिकुलर स्पीसीज है तो जैसे टाइगर है, उसी तरह से हैबिटेट है यानी कि वेटलैंड है। अगर वेटलैंड है उसको ये प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो भी आपको नेशनल रिजर्व बना सकता है। लेकिन इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ये दोनों के बीच का होता है, यानी आप समझिए कि ये ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिफर फ्रॉम रिजर्व, यानी कहीं कहीं ऐसा है कि जो नेशनल रिजर्व है उसमें ह्यूमन एक्टिविटी 100% प्रोहिबिटेड है, लेकिन कुछ नेशनल रिजर्व ऐसे होते हैं जिसमें अलाउ है कि आप ये कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको अलग तरीके से, और ये बेसिकली आप देखेंगे इंटीग्रेशन अदर प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कि आप देखेंगे कि पार्क, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों को जोड़ सकते हैं तो ये है नेशनल रिजर्व। लेकिन बेसिकली जो क्लियर डिस्टिंक्शन आपको मिलेगा वो मिलेगा नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो इसीलिए हमने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसके बाद इन दोनों में से जो रामसर साइट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए रामसर साइट को भी थोड़ा देख लेते हैं। रामसर साइट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, क्या है रामसर साइट, बताइए तो। हेलो, सुन रहे हैं मेरी जी सर। आवाज? हाँ, रामसर साइट क्या है बताइए। अच्छा चलिए बता देते हैं। रामसर साइट जो है बेसिकली वेटलैंड जो होता है, वेटलैंड बेसिकली जो जिसको हिंदी में आर्द्र भूमि कहते हैं, ये बेसिकली अगर हम देखें तो पूरा जो फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश वाटर वर्ल्ड का, उसमें सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर कहाँ होता है, आप लोग जानते हैं आइस कैप में होता है, ठीक है। आइस कैप में होता है सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर। उसके बाद कहाँ होता है आप देखेंगे तो ग्राउंड वाटर होता है। उसके बाद जो सरफेस पर वाटर होता है उसमें सबसे ज्यादा आपको जो होता है वो लेक होता है, उसके बाद वेटलैंड होता है और सबसे कम नदी में होता है। यानी वेटलैंड जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब ह्यूमन हैबिटेट के लिए काफी इंपॉर्टेंट। तो इसमें तो रामसर साइट जो है इसी को लेकर के 1971 में ये हुआ था, और खास करके वेटलैंड होता है और इस वेटलैंड को इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी ये वेटलैंड जो है ये दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, यानी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रामसर साइट कन्वेंशन। और ये कन्वेंशन जो हुआ था ये फरवरी 1971 में, रामसर एक शहर है ईरान में, उसमें ये हुआ था कन्वेंशन, इसीलिए उसको रामसर साइट कहा जाता है क्योंकि ये कन्वेंशन वहां हुआ था और ये फोर्स में आया 1975। तो तब से ये हो रहा है। आप देखेंगे तो स्टॉकहोम कन्वेंशन, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंट कन्वेंशन है जो 1970s के बाद शुरू, और खास करके लोग उससे पहले 1970 से पहले, वर्ल्ड वार से पहले, यानी वर्ल्ड वार हो रहा था उस वक्त काफी तेजी से लोग अंधाधुंध विकास जिसको कहते हैं ना इंडस्ट्री, 1970 तक आते आते लोगों, इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसको औद्योगिक विकास कहते हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन टाइप से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो हुआ ही था, लेकिन क्या कह सकते हैं कि अनप्लान्ड डेवलप, यानी आप हर जगह जा रहे हैं, पहाड़ है, जंगल है, काट दे रहे हैं, शानदार रोड बना दे रहे हैं, सब कुछ कर दे रहे हैं, रेस्टोरेंट खोल दे रहे हैं। अब जैसे जैसे ह्यूमन प्रेजेंस हुआ तो क्लाइमेट को प्रॉब्लम होने लगा। अब तब जाकर के लोगों ने महसूस किया कि नहीं, इसको बचाना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे आजादी से पहले 1970 जो है, ये पीरियड जो है, इस पीरियड में बड़े पैमाने पे लोग शिकार खेलते थे, मतलब जो बड़े बड़े राजा महाराजा उसका दौर था, धीरे धीरे डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में फैले, तो वो लोग एक जानवर को मारना शौक समझते थे, शेर को मार रहे हैं, बड़े बड़े जानवर को मार रहे हैं, तो इसीलिए, और वेटलैंड काफी ये भी हुआ था, डिक्लाइन भी हुआ था। अब रिसेंटली जो है ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट में हुआ है, क्योंकि इंडिया जो है, इंडिया में कितने हैं 89 रामसर साइट है एज फरवरी 2025 के हिसाब से। यानी आपको वैसे भी मैंने कहा था कि मार्च या अप्रैल तक का ही करंट अफेयर्स, अभी तक कोई नया नहीं जुड़ा है, अभी तक जो डेटा है वो फरवरी 2025 का है। इसमें 89 रामसर साइट्स है और इसमें हाईएस्ट नंबर, इंडिया जो है एशिया का सबसे हाईएस्ट रामसर साइट इंडिया में, और दुनिया में सबसे हाईएस्ट रामसर साइट है यूनाइटेड किंगडम में 175। ये भी याद
ठीक है। और सेकंड नंबर पे है मैक्सिको और इंडिया थर्ड नंबर इंडिया। तो दुनिया में इंडिया थर्ड नंबर पे है, यूके नंबर 1 है, मैक्सिको सेकंड पे है और इंडिया नंबर 1 पे है। तो इंडिया एशिया का सबसे ज्यादा रामसर साइट वाला कंट्री है, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है रामसर साइट। अब हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क। तो अब ये सारी चीजें हम इसलिए पहले थोड़ा क्लियरिफाई कर दिए, ये एक बार रिवाइज हो गया और फिर आप लोग को दे ही देंगे पीपीटी, तो फिर उसमें देख लीजिएगा एक बार। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से नेशनल पार्क है जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। काजीरंगा नेशनल पार्क, दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी असम में ही है। उसी तरह से कूनो नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में, आप लोग जानते हैं चीता के बारे में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, फर्स्ट नेशनल पार्क, हाँ फर्स्ट नेशनल पार्क बिल्कुल। उसके बाद है कैबुल लैमजो नेशनल पार्क, उसी तरह से गलेथा बे नेशनल पार्क, उसी तरह से हम लोग देखेंगे कुदेरमुख, हाँ नेशनल पार्क, कुदेरमुख नेशनल पार्क। उसके बाद है मुकुर्ती नेशनल पार्क, उसी तरह से हम लोग देखेंगे इंटाकी नेशनल पार्क और फिर फाइनली देखेंगे रेमुना नेशनल पार्क। हाँ, तो ये 10 हमने कोशिश किया और ये 10 जो है काफी न्यूज में रहा है, इस वजह से जरूरी। तो इसीलिए हमने सर मरीन नेशनल पार्क, हाँ एक है तमिलनाडु में जो बनाया गया है, मन्नार की खाड़ी में नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क है। उसको हमने जानबूझ के नहीं लिया, उसमें बेसिकली शार्क और वो फेरी के लिए उन्होंने शुरू किया है। जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया कि नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस है। नेशनल पार्क का मेन मकसद भी ये होता है कि लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, लोगों से पैसा कमाया जाए, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बाकी उसका रिस्ट्रिक्शन रहेगा, लेकिन उसको बताया जाएगा कि देखिए आप इस तरह से कंजर्व करें, ये करें वो करें, लेकिन कोशिश यही होती है कि इको टूरिज्म को बढ़ावा दें। आगे हम लोग चलते हैं तो एक एक करके देखते हैं काजीरंगा। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में से है। इसको 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था और काफी रिसेंट में हेडलाइन रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा टूरिस्ट आया। जैसा कि मैंने बताया, इसका मेन मकसद था टूरिस्ट, यानी रेवेन्यू जो हुआ है तकरीबन इसमें 2024 में फिस्कल ईयर में सबसे ज्यादा इसके, मतलब जब से पार्क बना है या जब से नेशनल पार्क हुआ तब से इसकी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हुआ। और इसका वजह ये था कि यहाँ प्रेसिडेंट गई हुई थी, आप लोग को होगा न्यूज में पता, कि प्रेसिडेंट गई थी और इन्होंने इनॉग्रेशन किया था गज महोत्सव को। हाथी के सवार आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा। तो चूंकि यहाँ हाथी है, गेंडा है, ये सारी चीजें हैं, तो काजीरंगा नेशनल एम्फसाइजिंग एलिफेंट कंजर्वेशन। तो गज महोत्सव, गज मतलब हाथी होता है, गज उत्सव, हाँ बोलिए। तो ये गज उत्सव, तो इसीलिए इसमें काफी, चूंकि इसमें बेसिकली जैसे मैंने बताया ना कि टूरिज्म तो होता है, टूरिज्म के साथ साथ लोगों को अवेयर भी किया जाता है कि किस तरह से आप नेचर को बचा सकते। अब इसको मैप पे देखते हैं, बात है इस मैप क्लास है तो मैप पे हम लोग देखेंगे। इसका बेसिकली सिंबल ये गेंडा होता है, गेंडा, वन हॉर्न गेंडा। और वन हॉर्न गेंडा जो है काजीरंगा में 2/3, यानी पूरे जो इंडिया वर्ल्ड में पाया जाता है उसका, हाँ 2/3 ये यहाँ पाया जाता है। वन हॉर्न ग्रेट राइनो जो होता है, एक सिंग वाला। तो ये काफी इंपॉर्टेंट। चलिए ये हो गया। आगे हम लोग दूसरा नेशनल पार्क पे चलते हैं। दूसरा नेशनल पार्क है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क, और ये भी आपका असम में ही। इसका खासियत ये था कि इसको काफी, ये यहाँ रेन फॉरेस्ट टाइप से वेजिटेशन पाया जाता है, और जयपुर रेन फॉरेस्ट जो है इसके पास है। और ये जो है इज ए पार्ट ऑफ, ये जो पार्ट है दिहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व। जिस तरह से हमने बताया ना कि रिजर्व जो बनाता है वो स्पेसिफिक करके बना दिया, तो एलिफेंट रिजर्व। अब ये लोकेशन जो है इसका डिब्रूगढ़ है और तिनसुकिया के बीच, डिस्ट्रिक्ट के बीच में। और इसको चूंकि ये रेन फॉरेस्ट है जयपुर, तो इसको अमेजन ऑफ द ईस्ट कहा, यानी जिस तरह से अमेजन रेन फॉरेस्ट है ब्राजील का, उसी तरह से ये इंडिया में और खास करके ईस्ट में ये पाया जाता है, इसलिए अमेजन ऑफ द ईस्ट इसको बोलते हैं। इसका एक खासियत ये है कि इसको ऑफिशियली नोटिफाइड किया गया नेशनल पार्क में हाल ही में, यानी कि 2021। तो और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब से था? 2004 से। यानी होता क्या है, आप देखिए
जैसे मैंने बताया, आगे से और आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या करता है कि जैसे मैंने बताया कि वाइल्ड लाइफ रिफ्यूज भी होता है, अब उसमें इंडेंजर्ड स्पीसीज चला गया, ज्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन होगा, जानवर मर सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, उसको पहले बचाने का काम। जब बच गए, फिर से काफी थ्राइव हो गया, काफी मतलब स्पीसीज काफी बढ़ गया, काफी अच्छा हो गया, तब उसको नेशनल पार्क का दर्जा मिल सकता है। और जब नेशनल पार्क का दर्जा मिलता है, तब कहता आइए साहब टूरिस्ट, मतलब जो आपने पहले खर्चा किया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, आप टूरिस्ट से वसूलिए पैसा और अपना। तो इस तरह से नेशनल पार्क और इसमें बेसिक आगे चलते हम लोग। तो ये देखिए, ये यहाँ ये अरुणाचल के बॉर्डर के पास दिहिंग पटकाई, तो ये भी असम में ही है। आगे हम लोग देखेंगे कूनो नेशनल पार्क, तो इसके बारे में तो जानते ही है, सारा मीडिया जो है, जब ये चीता का री इंट्रोडक्शन हुआ था तो काफी लाइमलाइट में आया था, और मैंने आप लोगों के लिए मेंस पे एक लाइव सेशन भी किया था, वो अभी भी लाइव में हमारा होगा ही, चीता वाला आप देखते होंगे मेंस के लिए कि उसमें क्या प्रॉब्लम था। तो वो जो मैंने उसमें प्रॉब्लम दिया था 2 साल पहले, वही प्रॉब्लम की वजह से यहाँ डेथ हुआ है। यानी अंडर एक्सप्लोर्ड चैलेंजेस फेस्ड बाय, इससे क्या हाईलाइट हुआ कि नीड फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजी। क्योंकि आप देखेंगे ये इसके अंदर जो है कई चीता जो था उसके कब का डेथ हो, वो डेथ होने का मेन रीजन ये है कि देखिए, आप अफ्रीका का मैप देखते होंगे कितना बड़ा है अफ्रीका, और यस उसके सर। इसके मुकाबले में इंडिया तो इतना ही बड़ा है, और उसमें आप एक कूनो नेशनल पार्क में रख दिए। अब सवाल ये है कि एक्लेमेटाइज नहीं कर पाए सर। हाँ बिल्कुल, और दूसरी बात ये है कि जो इंडिया, जो वहां का सवाना फॉरेस्ट है, वैसा टाइप का तो है, कूनो के आसपास देखेंगे उस टाइप का वेजिटेशन मौजूद है, लेकिन आप मौजूद है तो उसके लिए तो उतना मतलब मूवमेंट का होना चाहिए, उतना मूवमेंट है नहीं। यदि उतना मूवमेंट करेगा तो तमिलनाडु से मतलब कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसको मूव करना चाहिए, वैसा तो है नहीं जी सर। जिस तरह से अफ्रीका में, और वो एक रिस्ट्रिक्टेड में हो गया। दूसरा चीज ये है कि चीता जहां रहता है वहां आपको उस एरिया में आसपास में देखेंगे टाइगर नहीं। अफ्रीका में एक ध्यान देंगे आप लोग, अफ्रीका में सारे जानवर है लेकिन टाइगर नहीं। जी सर। टाइगर का एक अलग मतलब नेचर होता है, और इंडिया, हैबिटेट। हाँ इंडिया का तो ये हैबिटेट का भी प्रॉब्लम था, और इसको तैयारी सबसे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ सोशल मीडिया से लेके A to Z किसी को इन्वायरमेंट का ABCD नॉलेज भी नहीं है, वो भी देखिए ज्ञान देते हुए आपको मिल जाता है, और इस वजह से जो ये री इंट्रोडक्शन हुआ ये सक्सेस नहीं हुआ। पहली बात तो ये री इंट्रोडक्शन हुआ ही नहीं, क्यों? क्योंकि जो एशियाटिक चीता है वो सिर्फ ईरान में मौजूद, ये अफ्रीकन चीता था, ये मैंने पूरा जी। बताया था आप लोगों को। तो वो भी वीडियो है, आप लोग लाइव है वो देख सकते हैं हमारे चैनल पे भी। तो ये कुनून है, चलिए इसको हम देखते हैं मैप। तो ये यहाँ पे 10 मिनट का वार्निंग आ गया, कोई बात नहीं, बस 2 मिनट में ही हम फिर से शुरू कर देंगे, ठीक है? जी सर। हाँ, जैसा आप लोगों ने कहा था, ताकि वो हम लोग का जो ये है कि वो टूटे नहीं जो फ्लो हमारा, है। हाँ फ्लो टूट नहीं टूटना चाहिए। सही अपना, ये कुनो नेशनल पार्क है। अब ये कुनो नेशनल पार्क है, अब आप ही सोचिए कि इतना रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, और अफ्रीका में वो इसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं, इंडिया इतना बड़ा है, उसमें मध्य प्रदेश में इतना बड़ा है, और अफ्रीका उसके जगह इतना बड़ा है। अब बताइए ये इतना में मूव करता था और यहाँ सिर्फ एक बिंदु इस इतना मूव कर रहा है, तो कहाँ से वो सर्वाइव करता है? तो ये आगे चलते हैं हम लोग, और फोर्थ में जिम कॉर्बेट नेशनल, ये बेसिकली अभी न्यूज आया था, उत्तराखंड हाई कोर्ट जो है CBI को ऑर्डर दिया था कि इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल। जैसा कि मैंने बताया कि नेशनल पार्क तो है, टूरिज्म को आप बुलाइए, वेलकम, सब कुछ घुमाइए फिराइए जो भी करना, लेकिन आप वहां परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, उस तरह से रोड नहीं बना सकते, उस तरह से कोई बड़ा सा बिल्डिंग नहीं बना सकते ना, ये सारी चीजें थी, और सरकार डेवलपमेंट के नाम पे इस तरह से इंप्रोच कर रहा था। तो ये बेसिकली काफी स्ट्रगल था प्रोटेक्टेड एरिया अगेंस्ट। अब लोग इंक्रोच करते जा रहे थे जंगल पे, तो इसको लेकर के हाई कोर्ट वहां ऑर्डर दिया था, इसको लेकर के काफी न्यूज था। इसी के साथ हम देखेंगे कि इस पार्क, जैसा कि आपने बताया कि ये नेशनल पार्क है, इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क आप बता रहे थे, तो इसको पहले हैली नेशनल पार्क कहा जाता था, याद रखिए। अभी इसका नाम चेंज करने की बात थी, जिसका था रामगंगा नेशनल पार्क। अब इसका नाम लोग कह रहे हैं कि राम, इससे पहले भी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क था,
लेकिन 1957 में इसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल। तो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, चूंकि हाई कोर्ट में अभी चल रहा था केस, तो इसको लेकर के न्यूज में था। तो जो जो न्यूज में आता है उस पर जरूर आप लोगों को फोकस करना पड़ता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ कॉर्बेट है उत्तराखंड के। आगे चलते हैं हम लोग, तो आगे है केबी लेमजो नेशनल पार्क। ये बेसिकली मणिपुर में है। आप देखेंगे इसमें खास करके इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक संगाई डियर जो है वो काफी क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, स्पेशली इसको इन्होंने बचाया इसको कंजर्वेशन स्टेटस को लेकर के। और ये दुनिया का यूनिक टाइप का इसका हैबिटेट है, यानी वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क, जो जैसे कि मैंने बताया संगाई डियर, इसको ऑल्सो मणिपुर बरो अल्टर्ड डियर भी कहते हैं। पार्क इज नॉट ओनली द वाइटल फॉर हैबिटेट बट आल्सो सपोर्ट द डाइवर्स रेंज ऑफ द वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट लाइफ। तो काफी इसके अंदर डाइवर्सिटी है, प्लांट की भी डाइवर्सिटी है, छोटे छोटे जानवर की भी डाइवर्सिटी है, और ये दुनिया का इकलौता तैरता हुआ फ्लोटिंग नेशनल पार्क। तो ये भी इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको भी मैप पे हम लोग देखते हैं। तो ये यहाँ पे है मणिपुर, तो आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जब मणिपुर का इस तरह से आप मैप देखेंगे, यहाँ पे लोकटक लेक है और उसी के बगल में ये है वो मिल जाएगा। आगे चलते हैं, गलिथा बे नेशनल पार्क। ये बेसिकली बे ऑफ बंगाल में है और अंडमान निकोबार आइलैंड में है। तो ये बेसिकली अंडमान निकोबार के ग्रेटर निकोबार आइलैंड में मौजूद है, और यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बात चल रही है, और ये काफी कंसर्न, खास करके यहाँ जो है कोरल रीफ काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंग्रोव, ये मैंग्रोव और कोरल रीफ को बचाना बहुत जरूरी है। और ये जो है खास करके इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये रेन फॉरेस्ट, यानी आपको रेन फॉरेस्ट का जो एरिया है, और रेन फॉरेस्ट में जो सुंडा लैंड बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट भी, तो इस सब के होने के बावजूद सरकार ने क्या किया है कि बोला कि भाई देखिए, हाँ बोलिए, हेलो बोलिए। फ्लोटिंग पार्क क्या होता है? क्या फ्लोटिंग पार्क क्या होता है सर? फ्लोटिंग पार्क का मतलब ये होता है कि एक पार्क तैरता हुआ का मतलब ये हो गया कि जैसे आप एक नाव पे चलते हैं, तो नाव कैसा पानी पे तैरता रहता है नाव, ठीक है। अब क्या होता है कि ये लोकटक लेक है यहाँ पे मणिपुर, और उसी के आसपास में इस तरह का ये पार्क बना हुआ है कि ये ऐसा पार्क है कि उसका जो ऊपर है इस तरह का मतलब नेचुरल बना हुआ है हैबिटेट टाइप का, कि वो मतलब इस पे जानवर है सब कुछ है, लेकिन वो पार्क नीचे तैरता रहता है, मतलब वो जो पूरा लोकटक झील है उसके ऊपर पार्क तैरता रहता है, और इसीलिए इसको फ्लोटिंग, और इस तरह का यूनिक ने सिर्फ दुनिया में ही है। तो ये इसीलिए फ्लोटिंग पार्क जो था, जिसको हम लोगों ने कहा था कि मणिपुर का जो था, तो इसलिए काफी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो है ये कोरल रीफ जो है ये बेसिकली अभी ये जो हम बात कर रहे थे वो है नेशनल पार्क, ये ग्रेटर निकोबार में। इसकी खासियत ये है कि प्रोजेक्ट जो है, जो सरकार ने असल देखिए जब से ये सरकार आई है, नई सरकार जो आई है, तो इसमें बहुत सारे लोग करके, खास करके इस तरह के जब गवर्नमेंट आ जाते हैं, जब उनका सीधा फोकस हो, मेजॉरिटी हाँ मेजोरिटी, और पूरा फोकस हो के पैसा। अभी ट्रम्प क्या कर रहा है, पूरा पैसा के चक्कर में कि भैया जाए तो जाए, जलता है कनाडा, वो तो कहता है क्लाइमेट चेंज कुछ होता ही नहीं है, चाइनीज द्वारा फैलाया हुआ अफवाह है। लेकिन जब रिसर्च आता है, इतना मेहनत किया जाता है, तो इसका मतलब जो भी रिसर्च कर रहे हैं वो बेवकूफ। तो अब देखिए क्या है कि सत्ता के भूखे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, अब क्या है कि उन्होंने पैसा के चक्कर में कि भाई इतना इतना प्रोजेक्ट आएगा, इतना करोड़ हमारे जेब में आएगा, चलो दे दो। अब इन्होंने यहाँ क्या करना है, एक एयरपोर्ट बनाना है, एक सीपोर्ट बनाना है, और कुछ डेवलपमेंट वर्क करना है, और मतलब वर्ल्ड क्लास टाइप का ये कह रहे हैं कि ये इनका कहना है कि हम डेवलप कर रहे हैं। भाई आप क्या डेवलप करोगे अंडमान निकोबार में, वो तो वही नेचुरल ठीक है,
अब वो कह रहे हैं कि वहां वर्ल्ड क्लास बनाएंगे और टूरिज्म को लाएंगे। तो भाई आप ठीक है टूरिज्म को लाइए, लेकिन कम से कम इन्वायरमेंट को तो बर्बाद न करिए। अब ये न्यूमरस यहाँ चूंकि न्यूमरस इंडेमिक प्लांट है, जो मैंने बताया था इंडेमिक और हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और स्पेसीज, तो ये स्पेसीज खास करके यहीं पे आप उसको कहीं ले भी जाएंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। और मेजोरिटी ऑफ द आइलैंड जो वो रेन फॉरेस्ट है, और जैसे मैंने बताया था सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, उसका ये पार्ट है। तो अब इसके पार्ट को आप ये कर देंगे, ये तो फिर मतलब उस हिसाब से प्रॉब्लम है सरकार की। तो चलिए इसको मैप पे हम देखते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे और देखेंगे तो और ये जो है यही है मतलब वेट टाइप का छोटा सा है, अगर इसको और लार्ज करके आप लोग देखें तो ये, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे भाई आप डेवलप करो ना, यहाँ करो जितना करना है करो, अपना बिहार यूपी में तो करो करो, आप ऐसा ऐसा जगह जहां आपने किया नहीं आप उसको करेंगे, उससे क्या होगा कि पूरा इन्वायरमेंट पे impact। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कुद्रेमुख नेशनल पार्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इसमें भी वही हुआ था, जैसे सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि इसको भाई कुद्रेमुख आयरन और कंपनी को कि भैया ठीक है आप माइनिंग कर लो, और एरिया ले लिया कितना 700 एकर्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब वेस्टर्न घाट जो है आप जानते हैं, वेस्टर्न घाट में न्यूमरस इंडेमिक स्पीसीज है, प्लांट के भी यस और इसके भी। उसके अलावा वेस्टर्न घाट का जो आप कर्नाटक का एरिया देखेंगे तो बायोडाइवर्सिटी का वो काफी मतलब हॉट स्पॉट है। अब मान लिया आपने 700 एकड़ दे दिया, आप 700 एकड़ दे देंगे, इसका मतलब आप समझते हैं 700 एकड़ का जंगल खत्म हो जाएगा, हजारों स्पीसीज आपके गायब हो गए। अगर मान लिया ठीक है आप 700 की जगह 1500 एकड़ भी आप जंगल लगा दे रहे हैं, तो आप कितना लगाएंगे, 1 से 2 या 10 स्पीसीज का पेड़ लगाएंगे, आप हजारों स्पीसीज का आपने पेड़ तो बायोडाइवर्सिटी का नुकसान। बिल्कुल। तो बायोडाइवर्सिटी का इस तरह से नुकसान हो रहा है। इसको लेकर के ये कोर्ट में अभी केस चल ही रहा है, और कोर्ट में ये है ही, सुप्रीम कोर्ट में है ही, उसके बावजूद सरकार ने ऑर्डर दे दिया। तो इसीलिए ये पार्क न्यूज में आया था। तो यहाँ पे ये केरल और कर्नाटक, आगे हम लोग चलते हैं। उसका मुखुर्ती नेशनल पार्क। अब मुखुर्ती नेशनल पार्क जो है ये भी है आपको काफी लोकेटेड, ये नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में, आप जानते हैं नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में वहीं पे रिसेंटली इसीलिए रहा क्योंकि इसका कंजर्वेशन रिपोर्ट मतलब काफी किया गया था, और चैलेंज फेस कर रहे थे, खास करके यहाँ जो है यूनिक टाइप का आपका पार्क है 16 जिसमें, ग्रास। हाँ 16 ग्रासलैंड इकोलॉजी है। तो असल होता क्या है देखिए, अब 16 ग्रासलैंड इकोलॉजी है ये दे दिया जाएगा और ये पार्क दे दिया जाएगा, अब आपको मिलाने के लिए दे दिया जाएगा। तो वहां तो बच्चे लोग सोचेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया। अब यहाँ एक और स्पीसीज है नीलगिरी थार, ये भी यहाँ स्टेट का और तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, स्टेट है। तो ये जो 16 ग्रासलैंड था, तो ये काफी जैसा कि मैंने बताया कि नीलगिरी थार जो था ये तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है, स्टेट एनिमल है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोग ये देखिए, ये जो है यहाँ नीलगिरी का बिहार उत्तर प्रदेश, तो ये काफी, ये सब देखिए ये सब एरिया जो है ये पूरा वेस्टर्न घाट का एरिया है। तो ये काफी सेंसिटिव जोन है, काफी यहाँ आपको फ्लोरा एंड फौना पाया जाता है। अब है इंटाकी नेशनल पार्क, ये बेसिकली इन्वॉल्व बेसिकली कंजर्वेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट था, और खास करके ये रीबिल्डिंग ऑफ द एशियन जायंट टॉर्टवाइज टू रिस्टोर द इंडेंजर्ड स्पेसीज, इसका स्पेसीज पॉपुलेशन के लिए इन्होंने रीबिल्डिंग यानी फिर से इंट्रोड्यूस करना, समझिए उसी तरह से इसको रीबिल्डिंग कहा जाता है एशियन टॉर्टवाइज। ये भी जो है ये असम में, ये सॉरी ये असम नहीं नागालैंड में, सर ये हाँ नागालैंड में। नागालैंड यहाँ, ठीक है ठीक है। तो ये नागालैंड में है, और नागालैंड में ये एकदम असम और नागालैंड के बॉर्डर पे यहाँ यहाँ, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। तो ये आपका नागालैंड में है, ठीक ठीक है। ये मैं इसलिए मैंने यहाँ पे घेर के आगे चलते आगे देखते हैं। तो
रेमोनियन नेशनल पार्क, ठीक है। रेमोनियन नेशनल पार्क लोकेटेड इन कोकराझार, असम, ये असम में है। रिसेंटली गेन्ड अटेंशन ड्यू टू द सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट दैट हाईलाइट इट्स इकोलॉजिकल, खास करके देखेंगे कि इसको काफी जो है सो नया में रिसेंट में नेशनल पार्क में शामिल किया गया है, खास करके जून 2021, यानी 2000 के बाद जो भी 4-5 साल के अंदर नेशनल पार्क में जुड़े हैं वो नए हैं, उसको भी थोड़ा देखना पड़ता है। और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो आपका होता है, यहाँ पे मैप पे देखिए तो आपको और बहुत इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। यहाँ अब यहाँ पे ये जो है, अब देखिए एक तरफ इधर बांग्लादेश है, एक तरफ ये भूटान चीन है, ये चिकन नेक के पास है, तो ये काफी यहाँ पे इसको मैनेज करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है। ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री, ये भी इंटरनेशनल बाउंड्री इधर, तो इसलिए ये इसलिए काफी लाइट में था कि इन्होंने काफी इस तरह से इसका ये किया था। राय मोना नेशनल पार्क, ये मानस नेशनल पार्क है, उसी के आसपास उसी चटाऊ, तो ये काफी इम्पोर्टेंट था। तो ये अभी हम लोगों ने देख लिया कि सारा चीज। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो होगा पार्ट 2, चूंकि हमको लगा कि काफी डिस्कस करने की जरूरत है, चूंकि इंडिया वर्ल्ड में तो हम लोगों ने डिस्कस किया ही काफी अच्छे तरह से, इंडिया को भी करेंगे ताकि हम लोगों के जो भी हमने ये 10 या 10 या 12 क्लास है, ये फ्रूटफुल हो आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए फायदेमंद हो। तो एक तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ये 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे कल, अब सेकेंड पार्ट में। रंगामिथु बर्ड सेंचुरी, उसी तरह से चिन्नौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी तरह से कच्छ डिजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी तरह से मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उसी तरह से किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कुंभकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आंध्र प्रदेश में है, उसी तरह करीमपुस्सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो इंपॉर्टेंट रामसर साइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे सक्कुर कोट्टाई बर्ड सेंचुरी, उसके बाद है थेर थंगल बर्ड सेंचुरी, उसकी ये तो तरह अभी से रिसेंट में ऐड हुआ है ना सर? हाँ हाँ जी, ये हाँ, जैसे मैंने बताया तमिलनाडु में कि ये 4 जो होगा फरवरी, यस एज ऑफ फरवरी वाला में ये सर, यस हाँ वेटलैंड। उसी तरह से एक है उधवा लेक, ये झारखंड का है। उसी तरह से झारखंड में कड़ावट्टी है, उसी तरह से लॉन्गवुड 16 रिजर्व फॉरेस्ट है, उसी तरह से आकाश समुद्रा बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सब। तो चलिए सर, ये जो केवचू बर्ड सेंचुरी, ये तो सिक्किम में ना सर? हाँ हाँ ये हाँ सिक्किम में, जी, बिल्कुल। अभी हम लोग देखेंगे सबको कल मैप पे देखेंगे, और एक एक को हम लोग देखेंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो उसको किस तरह से रामसर साइट पे कैसे रखा गया, क्या क्या हुआ नहीं हुआ, ये तो अभी तो हम लोग ब्रीफली रामसर साइट पे डिस्कस किए ही है, लेकिन ये सब जरूरी हो जाता है। और इससे क्वेश्चन आपको, अभी तो चलिए पीटी के हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इससे मेंस के क्या क्वेश्चन बनते हैं, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जितने हमारे साथ आप लोग जुड़े हैं सबका पीटी आराम से निकल जाए, और तब फिर हम लोग उसके बाद मेंस पे मतलब प्रैक्टिस पे लग जाए, ताकि फाइनल हम लोगों का लक्ष्य तो फाइनल आपको आईएएस बनना है, सीधा बात है। तो इसीलिए अब चलिए हम लोग नेक्स्ट जो हमारा होगा वो इसी का पार्ट 2 होगा, यानी जिसमें हम लोग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और रामसर साइट्स के बारे में इंपॉर्टेंट ये थैंक यू सर। समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट, थैंक्स।